So, hello students, welcome back to the class. Hope you people are doing well and safe. So, we have already done our very first chapter, that was the life process. I hope आपने notes complete कर लिए होंगे उसके, plus assignment assessments कर लिए होंगे. Okay. Now, today we will be starting with our second chapter, that is control and coordination. ठीक है. तो बेसिकली हम दोनों में पढ़ेंगे, इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. अभी तक हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, फॉर एनी इंडिविजुअल. अब यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग. जो भी लिविंग चीज है उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसी तरीके से हो रहा होगा. इस चैप्टर में यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. So starting from the very first thing, that is कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या होती है. ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि पूरी बॉडी में जितने भी चीज़ें रिस्पॉन्स पास हो रहा हो या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जैसे आप फील कर सकते हो. ठीक है, तो वो क्या है, एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है ताकि आप वो फील कर सको. ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल, ऑल ह्यूमन have a basic need to control and coordinate all the movements occurring in them. ठीक है, अब ये एक important process है. आप कुछ भी XYZ movement कर रहे हो, that is totally based on control and coordination. Living organisms respond and react to various stimuli like heat, light, cold, touch, pressure, etc. Plants and animals both respond to stimuli, but in different manners. ठीक है, जैसे withdrawal of hand on touching a hot object. तो ये क्या होता है, आपका instant reaction होता है. ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के कारण ही ये चीजें पॉसिबल है. तो आप किसी भी बाहर के फैक्टर को अगर रिस्पॉन्ड करते हो टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो इसको हम क्या समय काउंट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. नाउ स्टार्टिंग विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. तो यहाँ पे क्या है, जस्ट अ मिनट. ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा कि दो टाइप के सिस्टम हैं. ठीक है, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम्स. अब ये दो मेन सिस्टम कौन कौन से हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम. ये पूरे चैप्टर में आप इसी में पढ़ोगे. ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिठाया जा रहा है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके पूरी बॉडी में कर रहे हैं. ठीक है, कमिंग ऑन टू नर्वस सिस्टम. बेसिकली नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या होंगे, पहले टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. कोई भी इंफॉर्मेशन है एनवायरनमेंट से, बहुत ही ह्यूमिड कंडीशन हो रही है, रेन हो रही है, कुछ चोट लग गई है. ठीक है, दैट इज व्हाट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी पार्ट्स. अब तुम्हारी बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स हैं. ठीक है, वहां से भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है नर्वस सिस्टम. टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू द मसल्स एंड ग्लैंड्स. अब मसल्स और ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स की सीक्रेशन होती है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना है, तो वो सारा चीजें भी नर्वस सिस्टम देखता है. ओके, सो हियर आई हैव मार्क्ड द फंक्शंस. तो ये तीन फंक्शन है. नाउ नर्वस सिस्टम बना किस चीज का होता है. A nervous system is composed of specialized tissue called nervous tissues. ठीक है, तो ये nervous tissues होते हैं. Basically, the nerve cell or the neuron is a functional unit of nervous system. जैसे हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि सेल्स होते हैं. ठीक है, तो कोई भी सेल मिलके टिश्यू बनाता है, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, इस तरीके से. तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूरॉन है ये एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम की. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है, it is highly specialized cell which is responsible for transmission of nerve impulse. nerve impulse क्या होती है, हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो जितने भी ये जो रिस्पॉन्स दे पा रहे हो आप एक इम्पल्स के कारण दे पा रहे हो, तो ये जो कंडक्ट करते हैं वो क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जो कि होते हैं न्यूरॉन. ओके, द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट. अब पहले तो मैं न्यूरॉन दिखा देती हूँ कैसा होता है. So let me share this with you. Something like this.
This is the nervous system. Okay, just a minute. सो ये है आपका न्यूरॉन, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट सिस्टम है, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। ये एक सेल इज अ न्यूरॉन, जो कि हमने पढ़ा था अभी, फंक्शनल यूनिट है किसी भी सेल का, किसी भी नर्वस सिस्टम का। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट। अब इसके पार्ट्स थे, ठीक है। तो पार्ट्स कौन कौन से हैं? बेसिकली इट इज अ सेल बॉडी प्रेजेंट, एक्सॉन होता है, माइलिन शीथ होती है, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, और डेंड्राइट्स होते हैं, और न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम जितना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके, विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो थोड़ा सा ध्यान देना, डायग्राम की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो here we go, साइटोन और सेल बॉडी जो हमने पढ़ा था, ठीक है। दिस इज समवhat star shaped with many hair-like structures protruding out of the margins. These hair-like structures are called dendrites. Dendrite receive nerve impulse. ठीक है, क्या है ये? स्टार शेप होता है, अभी हमने देखा था। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से ही बाहर निकल देते हैं, मार्जिन से ही, ठीक है। तो उनको क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स। और ये डेंड्राइट्स जो होते हैं, ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं फ्रॉम अनदर वन। अब आते हैं एक्सॉन पे। एक्सॉन क्या होता है? दिस इज द टेल ऑफ द न्यूरॉन, अभी हमने देखा था, ठीक है। इट एंड्स इन सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। लास्ट में वो जो थे, तो सारा डिवीजन होके वो लास्ट में होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स बोला जाता है उनको, या फिर एक्सॉन एंडिंग्स। द एक्सॉन टर्मिनल रिलेज नर्व इम्पल्स। अब ये क्या करता है? रिले करता है नर्व इम्पल्स को, ठीक है। देन आते हैं माइलिन शीथ। अब ये, इसमें क्या होता है? माइलिन शीथ देखी थी अभी हमने, एक्सॉन पे ही प्रेजेंट थी। माइलिन शीथ क्या होती है? देयर इज एन इंसुलेटर कवर around the axon, and this is known as myelin sheath. The myelin sheath insulates the axon against nerve impulse from the surrounding. अब एक टाइम पे एक ही इम्पल्स ट्रैवल हो, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, तो क्या कर दिया गया? उसको कवर अप कर दिया गया, ठीक है। तो किससे? माइलिन शीट से, ताकि कोई दो इम्पल्स ना पास हो रहे हो, एक टाइम पे एक ही चीज पास हो रही है। यहाँ तक क्लियर है होपफुली? ओके, नाउ न्यूरॉन्स के टाइप पे आ जाते हैं। अभी आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, डायग्राम अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप डायग्राम अच्छे से याद कर लो, मतलब प्रैक्टिस कर लो, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूरॉन में क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और एसोसिएशन न्यूरॉन। बाय द नेम इटसेल्फ वो अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं, दीज न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल, सेंस करते हैं ये, ठीक है। तो दीज न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन। मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज न्यूरॉन सेंड सिग्नल टू अ मसल और अ ग्लैंड। सेंस करते हैं सेंसरी वाले, तो ये रिसीव करते हैं। मोटर सेंड करते हैं टू द मसल और अ ग्लैंड। एसोसिएशन न्यूरॉन्स क्या होते हैं, या फिर इनको रिले न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। तो दीज न्यूरॉन्स रिले द सिग्नल बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन, ओके। होपफुली इट इज क्लियर। वो एक एसोसिएशन बना रहे होते हैं दोनों में, कि इसके बीच का जो फंक्शन है वो उनको करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज साइनैप्स। दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। The point of contact between the terminal branches of the axon of one neuron with the dendrites of the another neuron is known as synapse. क्या होता है? जो axon होता है, let me share this. ये जो axon है, ठीक है, सेम ऐसा ही axon एक यहाँ पर भी हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ये इसके axon टर्मिनल्स पे दूसरे वाले axon के क्या डेंड्राइट्स जुड़े होंगे, ठीक है। मतलब सेम तरह का एक्सॉन इसके जस्ट पीछे, ठीक है। और क्या हो रहा होगा? ये जो एक्सॉन टर्मिनल है और ये जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे, वो आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज साइनाप्सिस।
Let me show you the diagram over here. Something like this. ये देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्नल रिसीव कर रहा है अब ये पहला न्यूरॉन था, नर्व इम्पल्स यहाँ से गई और ये इसके जो एक्सॉन टर्मिनल थे वो डेंड्राइट्स में मिक्सअप हुए, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल था और अपना इसमें दूसरे उससे जुड़ा और उसने नर्व इम्पल्स पास कर दी, द इंफॉर्मेशन हैज बीन पास्ड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, कमिंग बैक टू द नोट्स। अगेन नोट्स लिखते रहना साथ के साथ, सो दैट ज्यादा टाइम पास ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, जिसको हम एनएमजे भी बोल सकते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर अ मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन कौन सा था? जो पीसीबी ग्लैंड या मसल को इम्पल्स दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इट इज द पॉइंट, जंक्शन क्योंकि बोल रहे हैं हम, so it is a point where a muscle fiber comes in contact with the motor neuron carrying nerve impulse from the central nervous system। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स कैरी कर रहा है, तो उस जंक्शन को जहाँ पे मोटर न्यूरॉन और ये मसल फाइबर मिलेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कैसे होता है इस नर्व इम्पल्स का? ऑब्वियसली फ्रॉम द डेंड्राइट्स, क्योंकि क्या हुआ था अभी कि जो आपके एक्सॉन थे उसमें से टर्मिनल पास हुआ था दूसरे न्यूरॉन में, वहां पे क्या मिले थे? डेंड्राइट्स। अब यहाँ पे ये जो डेंड्राइट्स होंगे ये अगेन पास करेंगे इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी। ठीक है, जैसे जैसे वो डायग्राम होगा, तो डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में एट द एक्सॉन, जो टिप है एक्सॉन की। ठीक है, देन साइनैप्स होगा और डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इस तरीके से नर्व इम्पल्स एक उससे न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टिप ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी केमिकल रिलीज होते हैं एक्सॉन टिप पे, क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं साइनैप्स को और दूसरे में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? स्टिमुलस। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमने शुरू में पढ़ा था, किसी भी अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे किसी भी स्टिमुलाई को, तो दैट इज व्हाट? योर एक्सटर्नल इफेक्ट। मतलब आप पर्टिकुलरली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अगर से फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई हॉट प्लेट टच करी है तो आप इंस्टेंटली अपना हाथ हटा लोगे, तो दैट इज व्हाट? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कोई आपको मारेगा तो आप दोबारा मारोगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो आप? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है दैट इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी चेंज ऐसा एनवायरमेंट में जो कि रिएक्शन देता है। ठीक है, दैट इज टचिंग द हॉट प्लेट। अब रिस्पॉन्स क्या होता है? ये तो आपको बाहर से मिल गया। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में क्या होगा? द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंजेस। अब अगर स्टिमुलस आपके पास भी आया है तो आपकी बॉडी जो रिएक्शन दे रही है दैट इज व्हाट? रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाई। ठीक है, जैसे विड्रॉल ऑफ आवर हैंड हॉट प्लेट से। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर टिल दिस। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ कमिंग ऑन टू दिस रिसेप्टर्स पे। सो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बेसिकली are the specialized tip of the nerve fibers that collect the information to be conducted by the nerves। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अगेन स्पेशलाइज्ड टिप होते हैं नर्व फाइबर के ही। ठीक है, दैट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स। ठीक, अब यहाँ पे रिसेप्टर्स आर इन द सेंस ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स। अब रिसेप्टर्स बहुत सारे होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, तो लेट अस सी।
और ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। नाउ फर्स्ट इज फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, फोनो से कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फोनो मीन्स दीज आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर। फंक्शन क्या है? हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर में क्या होगा? फोटो बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा है, तो फोटो की कहाँ जरूरत है? आईज में, तो दीज आर प्रेजेंट इन द आई। फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस। देन आते हैं थर्मो रिसेप्टर पे। थर्मो मतलब कुछ गर्म ठंडा कुछ ऐसा। ठीक है, कंडीशन इनटू टेम्परेचर वगैरह। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? These are present in the skin, responsible for pain, touch और heat stimuli. ठीक है, ये respond करेंगे whenever they get signal. Then is olfactory. Olfactory आपको पता है, related to nose. ठीक है, तो these are present in nose. Function क्या है? Receive smell. Then आते हैं gustatory receptors. Gustatory again tongue. यहाँ पे क्या होगा? These are present in tongue. फंक्शन क्या है? हेल्प इन द टेस्ट डिटेक्शन। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, सो क्विक रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्वस सिस्टम में जरूरत पड़ती है किसकी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यूज हो रहा होता है। अभी हमने पढ़ा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, बेसिकली न्यूरॉन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सारी चीजों में। न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ा हमने, न्यूरॉन के पार्ट्स पढ़े। डायग्राम इज वेरी मच important, so I would suggest you to please practice to make a beautiful well labeled diagram. Then coming on to the next things, stimulus response receptors के टाइप, न्यूरॉन के टाइप। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको लर्न करनी होंगी। ठीक है, सो नाउ coming on to the next part is human nervous system. Now here we go. यहाँ से जो पार्ट थोड़ा सा और से फॉर एग्जांपल थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और नॉलेज होगी आपको अपनी बॉडी रिस्पॉन्स के बारे में। सो यहाँ पे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, मैंने ये थोड़ा आपको लर्न करने में इजी हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज व्हाट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सो दिस इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फर्दर ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। सॉरी, फर्दर ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ये डिवाइडेड है अगेन 3 पार्ट्स में, विसरल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये इनमें प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं बात करूं कि क्रेनियल नर्व्स, तो ये क्या होती हैं? अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ये याद रखना कि ब्रेन का पार्ट होता है क्रेनियन, मतलब ब्रेन इज लोकेटेड इन दैट। सो यहाँ आपको जो भी क्रेनियल, क्रेनियम, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन वाला पार्ट, जैसे कार्डियक, हार्ट, ठीक है, गेस्टेटरी या फिर गैस्ट्रिक, तो आपको पता है कि इट्स ऑल इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। सो यहाँ पे जो क्रेनियल है, दैट इज रिगार्डिंग ब्रेन, so this arise from the brain. Spinal arise from the spinal cord. ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है? 2 तरह के अलग सिस्टम है यहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Again, these notes are very important to make you understand कि ये पॉइंट वाइज ही याद होगा। अगर एक साथ सब याद करने बैठोगे, सो यू विल बी एंडिंग अप मेकिंग खिचड़ी सॉर्ट ऑफ समथिंग। सो इट्स बेटर इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ लो। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई हैव यूज्ड द वर्ड CNS, लेकिन एग्जाम में CNS मत लिख कर आना, ठीक है।
नंबर कटेंगे फिर मत भूलना। The CNS is composed of brain and the spinal cord, हमने अभी ऊपर देखा था, ठीक है। The brain controls all the function in the body, ये आपको पता है। The spinal cord works as the relay channel for signals, ठीक है। ये between the brain and the peripheral nervous system। अब ये चीज याद रखनी है, ब्रेन तो बाकी सारी फंक्शन कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी के, बट स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज द रिले चैनल फॉर सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन बेसिकली क्या होता है? ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन विच इज मोस्टली composed ऑफ nervous tissues, ठीक है। The tissues are highly folded to accommodate a large surface area in less space. Again, I'm telling you, highly complex organ है आपका ब्रेन, ठीक है। मतलब सबका ही ब्रेन, वैसे ही ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें संभालता है, ठीक है। सो बैक टू द टॉपिक, ह्यूमन ब्रेन इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन which is mainly composed of nervous tissues, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद these tissues are highly folded, अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा हो, अभी मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, these tissues are highly folded to accommodate a large surface area in less space। अब आपने देखा होगा, अगर कुछ याद हो तो, इन दिस फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम में बिलाई प्रेजेंट होते थे, ठीक है, मेकिंग द मोर सरफेस एरिया। तो क्या होते थे कि फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते थे, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो ये बहुत सारे प्रेजेंट होते थे ताकि लार्जर सरफेस एरिया बन सके। तो यहाँ पे भी हाईली फोल्डेड टू अकोमोडेट अ लार्ज स्पेस एरिया इन लेस स्पेस, ठीक है। The brain is covered by three-layered system of membranes called meninges। अब ये जो ब्रेन है ये कवर्ड है अगेन 3 लेयर से, जिसको हम बोल रहे हैं meninges। Cerebrospinal fluid is filled between the meninges। अब ये जो 3 लेयरिंग है इसके बीच में क्या फिल्ड है? Cerebrospinal fluid। The cerebrospinal fluid provides cushion to the brain against mechanical shock। अब मतलब कोई झटका लग रहा है, ठीक है, या फिर सडन जर्क है, तो क्या होगा, ये जो cerebrospinal fluid होता है ये आपको मैकेनिकल शॉक से बचाता है, मतलब सडन इंजरी ना हो, कोई झटका लगा तो आपको सडन इंजरी आपके ब्रेन पे ना हो, ठीक है। नाउ द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ह्यूमन ब्रेन क्या है? हाईली कॉम्प्लेक्स है, क्या है, हाईली फोल्डेड है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ है। हाईली फोल्डेड इसलिए है ताकि वो लार्ज सरफेस एरिया को कम जगह में रख पाए, ठीक है। 3 लेयर से होती हैं उसमें, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं क्या, मेनिंजेस। ये मेनिंजेस के अंदर होते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स कुशन टू द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक, किसी भी तरह की कोई भी मैकेनिकल शॉक से बचाता है ताकि सडन इंजरी ना हो ब्रेन को। अब ब्रेन डिवाइडेड है अगेन 3 पार्ट्स में, कौन कौन से अभी बढ़ा था ऊपर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, ठीक है। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्वेश्चन आ सकता है। Cerebrum is divided into 2 hemispheres called cerebral hemispheres, ठीक है। ओके, तुम लोग का थोड़ा इंतजार खत्म करती हूँ। लेट मी शो यू दिस डायग्राम फॉर दिस। सॉरी, दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। ठीक है, ये अब अगर ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो तो समथिंग लाइक दिस। तो ये क्या है, हाईली फोल्डेड की जो बात हो रही थी, ठीक है। अब यही पार्ट क्या है, सेरेब्रम है, ठीक। ये और ये जो बाहर आउटर लाइनिंग तुमको दिख रही है ये क्या है, मेनिंजेस,
ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया, अभी हम फोरब्रेन की बात कर रहे हैं। ओके, होपफुली इट इज क्लियर। बैक टू पवेलियन। यहाँ पे इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर जिनको बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये सेरेब्रम के ही हेमिस्फेयर हैं। अब सेरेब्रल का फंक्शन क्या होता है? नाउ यहाँ पे ये फंक्शंस जो है मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क कर रखा है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, ये चीजें आती हैं एग्जाम्स में, दैट हाउ इज दिस वर्किंग, फंक्शन क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑल दैट। सो नाउ कमिंग ऑन टू द cerebrum controls voluntary motor actions. Again, voluntary is what? दो चीजें होती हैं इसमें, पढ़ोगे आप, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब सेल्फ कंट्रोल है आपका उस पर, और इनवॉलेंट्री मतलब यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ वॉलेंट्री की, तो ये क्या है, विच यू कैन कंट्रोल। तो ये कंट्रोल करता है सेरेब्रम वॉलेंट्री मोटर एक्शंस। अब it is a site for sensory perceptions like tactile and auditory perceptions. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इट इज अ सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। ठीक है, तो ये मतलब आपकी जितनी लर्निंग मेमोरी शार्प है, मतलब सेरेब्रम अच्छा काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन की अगर बात करें तो, जस्ट अ मिनट, आई स्क्रॉल्ड थोड़ा सा ज्यादा। ओके, कमिंग ऑन टू दिस मिड ब्रेन। अब यहाँ पे क्या है, इट इज कम्पोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। अभी जो फोर ब्रेन की बात हो रही थी तो वो किसका बना हुआ था, सेरेब्रम का। यहाँ पे क्या दो चीजें हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम, हेल्प इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और नेक्स्ट अब इसका फंक्शन क्या होगा, इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक साइकिल, जिसको हम बोलते हैं सर्कैडियन साइकिल। ठीक है, और इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, तो क्या करता है हाइपोथैलेमस, एक तो बेस पे प्रेजेंट होता है, दूसरी चीज इट हेल्प इन द केमिकल कोऑर्डिनेशन, और क्या कर रहा है, कंट्रोल स्लीप एंड वेकअप साइकिल। ठीक है, जैसे आदत होती है, ठीक है, कि रात में देर तक जागना और मॉर्निंग में लेट उठना, दिस इज व्हाट, कि हम अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको खराब कर देते हैं। ठीक, सो दिस कैन बी वन थिंग। तो यहाँ पे जो कंट्रोल होता है ये आपके मिड ब्रेन से होता है। ठीक है, आपको कब नींद आ रही है, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, बट certain people have spoiled this as well, एंड सो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर बोल रहे हैं टाइम से सोना, मतलब आप 10 o'clock तक बेसिकली सो जाइए, मॉर्निंग में जल्दी उठना। देन इट कंट्रोल्स द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, मतलब ऐसा नहीं है तुम खाते जाओ, ड्रिंक कर रहे हो, पानी वगैरह तो पी रहे हो, एकदम ही सारा वो कर रहे हो। सो इन दिस केस यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी इस अर्ज को कंट्रोल करता है, मतलब इन अ लिमिटेड मैनर यू कैन हैव दीज थिंग्स। नेक्स्ट आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अगेन ये सिक्रीट करता है कोई हार्मोन, ठीक है, जिसकी बात हम आगे करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेरिबेलम, याद रखना जो ऊपर पड़ा था दैट वाज सेरिब्रम, ये जो है ये सेरिबेलम है, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। वन थिंग मोर, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो तुम कुछ ऐसे याद कर सकते हो, हाइंड इज व्हाट, लास्ट पार्ट। ठीक है, हाइंड मीन्स पीछे का, तो ये जो लास्ट है, तो यहाँ पे जो सेरिबेलम होता है दिस इज कंटेनिंग एल, एल इज लास्ट, तो सेरिबेलम लास्ट पार्ट, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो कुछ ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम लाइज बिलो द सेरिब्रम, ठीक है, एंड एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर it coordinates the motor function. When you are when you are riding your bicycle, the perfect coordination between your paddling and steering control is achieved by cerebellum. ठीक है, ऐसा नहीं तुम कहीं भी भटक के गिर जाओ, तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं क्या,
मतलब इस टाइम पे पैडलिंग करनी है एंड साथ में आप चेयरिंग भी प्रॉपर रखोगे, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, सेरेबेलम। अब फंक्शन क्या है सेरेबेलम का, जस्ट अ मिनट। इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस, इट कंट्रोल्स द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम बोलते हैं इसको, along the pons. It lies at the base of the brain and continues into the spinal cord. अब फंक्शन क्या है इसका, मेडुला ऑब्लोंगेटा का, controls various involuntary actions. Involuntaries are not in your control, like heartbeat, respiration, blood pressure, vomiting, salivation, etc. ठीक है, तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इस पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि आफ्टर सीइंग कुछ ज्यादा टेस्टी फूड आपका माउथ वाटर क्यों करने लगता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सलाइवेशन विच अकर्स ड्यू टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। फंक्शन क्या है इसके, कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, ये सलाइवेशंस वगैरह ही बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट आते हैं पॉन्स पे। इट रिलेज इम्पल्स बिटवीन द लोअर सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड and higher parts of the brain like cerebellum and midbrain। अब ये एक सब के बीच में रिले प्ले कर रहा है। फंक्शन इज रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ लेट मी शो यू द डायग्राम फॉर दिस, जितने भी अभी हमने आपके ये पढ़े हैं। जस्ट हमने, ओके, सो दिस इज योर मिड ब्रेन पार्ट। यहाँ पे क्या है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये फिर स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है। सो थोड़ा सा और प्रिसाइज है यहाँ पर, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन स्टेम जिसको कर रहे हैं। ठीक है, पॉन, यहाँ पे सेरिबेलम, ये है थैलेमस, उसके बाद ये आ गया आपका मिड ब्रेन। ठीक है, पिट्यूटरी, एक पी शेप, बस पी जितना होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम,